हेलो एवरीवन, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे और काफ़ी बच्चों को इसमें परेशानी होती है, दिक्कत होती है। कभी सभी लोग कहते हैं कि बहुत टफ़ है। ये एक्चुअली में टफ़ नहीं होता है, टफ़ नहीं है ये चैप्टर, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो ट्रिक को ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, और देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म डिफर्स बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट नंबर। मीन्स अ लिस्ट ऑफ नंबर, list of numbers which is also known as sequence, list of number in which every term differs by its preceding term with a common constant। यह है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कहता क्या है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसे हम लोग सीक्वेंस भी कहते हैं, और ये लिस्ट ऑफ नंबर का एवरी जो टर्म है, एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस डिफर्स बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। मीन्स देखिए, अगर हम लोग इसको कहते हैं 2, 4, 6, 8, 10, चाहे आप ऐसे देखिए, अगर हम लोग इसके प्रीसीडिंग टर्म में सपोज कीजिए हमारा फर्स्ट टर्म है 2 और हमने इसमें 3 ऐड किया, एक कॉमन टर्म मानते हैं जो कॉमन कांस्टेंट बोलता है। तो सपोज कीजिए हमने 3 माना, तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। 5 में फिर 3 ऐड करेंगे, +3 करेंगे 8। 8 में +3 करेंगे 11। 11 में +3 करेंगे 14 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें टर्म मिलते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। इसे हम लोग नेमिंग कर लें। अगर सपोज कीजिए ये फर्स्ट टर्म A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A4, A5, और दिस वे में ये चलता जाए। अगर इसे हम लोगों ने रोक दिया किसी एक पोजीशन पर, nth पोजीशन पर, मान लीजिए एक 100 पे रोक दिया, ये लास्ट कर दिया 100 पोजीशन पर, तो हमने 100 पोजीशन पे रोका तो ये 100 टर्म्स हो गए हमारे। तो कितने पोजीशन पे रोका जा रहा है? ये 100, 200, 300, ये चलता जाएगा 1000, 2000। तो हमने किस पोजीशन पे रोका ये हमें नहीं मालूम, तो हमने उसके लिए एक कॉमन टर्म यूज़ कर लिया n। मीन्स हमने कहीं nth पोजीशन पे इसे रोक दिया। अगर नहीं रोके तो ये इन्फिनाइट सीरीज़, अगर कहीं रुक गया, इसके लास्ट वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया है, मिल गया है, तो हम कहेंगे फाइनाइट सीरीज़। तो वो फाइनाइट सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमने एक कांस्टेंट को ऐड किया तो हमें सेकेंड टर्म मिला। सेकेंड टर्म में हमने कांस्टेंट को ऐड किया, थर्ड टर्म मिला। तो कोई कॉमन कांस्टेंट जो है इसमें ऑलवेज इस सीरीज़ में ऐड हो रहा, इस सीक्वेंस में ऐड हो रहा। तो ऐसे कॉमन कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। फिलहाल अभी आप फिर से एक बार समझें कि लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म, जो एवरी टर्म है ये डिफर्स बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म। हर टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से डिफर करता है एक कॉमन कांस्टेंट से।
तो हम आप लोग देख रहे हैं कि ये कॉमन कांस्टेंट है +3 ऑलवेज। तो ऐसे जो कॉमन कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस जो कि थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 जो वैल्यू है, a2 माइनस a1 कितना है? 5 माइनस 2 3। ये इक्वल हो सकता है, ये कितना है? 3। अगर देखें तो a3 माइनस a2 भी सेम होगा, a3 माइनस a2 भी सेम होगा 3। चलिए आपने कहा a4 माइनस a3 ले ले, a4 माइनस a3 ये भी 3 होगा, a5 माइनस a4 ये भी 3 होगा। तो इसमें है क्या, जब भी सीक्वेंस हमारा एपी हो, सीक्वेंस एपी कब बनता है? जब कॉमन डिफरेंस सब में सेम हो जाता है। जैसे कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, हमारा सीक्वेंस एपी कहलाएगा, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ओके, तो ये जब सारा सेम है तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू डी अ कांस्टेंट, मतलब डी के इक्वल है कॉमन डिफरेंस, मीन्स ये कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी कहते हैं। तो ये थ्रू आउट द सीक्वेंस सब में सेम होता है, ये एपी की पहचान है। गॉट इट? तो अब हम लोग अपने इस कांस्टेंट पे ये जो 3 है, ये 3 ही डी है इस इक्वेशन, इस सीक्वेंस के लिए। तो अब जो है हम लोग कुछ जनरल फॉर्म देख लें कि हमारा जो ये सीक्वेंस लिखा होता है वो किस जनरल फॉर्म के थ्रू लिखा हुआ होता है। कॉमन डिफरेंस समझ में आया? तो हम लोग अब कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, अगर ये फर्स्ट टर्म को हम ए कह दें तो सेकेंड टर्म जो हमारा मिलेगा वो a प्लस डी से मिलेगा। गॉट इट? ए में डी ऐड करेंगे, ए में कुछ कांस्टेंट ऐड किए डी, तो a प्लस डी मिला। तो थर्ड टर्म हमारा क्या मिलेगा? a, और फिर इसमें डी ऐड करेंगे, इसमें डी ऐड करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, d प्लस डी 2d। इसमें डी ऐड करेंगे तो हमारा फोर्थ टर्म मिलेगा कुछ कांस्टेंट, तो a प्लस 3d। इस तरह से ये चलता जाएगा। ए एन के पहले ए एन तक सपोज कीजिए ये चलता जाएगा हमारा सीक्वेंस। तो ए एन जो आएगा, हमारा लास्ट टर्म जो आएगा, ये तो लास्ट टर्म है ए एन, तो ए एन क्या आएगा? या तो हम उसे एल लिख सकते हैं, या अभी इसे ए एन पोजीशन पर मान के चलते हैं कि ये कुछ टर्म आएंगे। तो वो क्या आएगा अभी हम लोग उसे निकालते हैं। ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म एन ए पी, मीन्स जनरली ए पी का स्ट्रक्चर ये होता है, एक कॉमन डिफरेंस ऐड होकर के आते रहता है। तो अब इस पे अगर हम लोग बात करें कि जनरल टर्म, सपोज कीजिए जनरल टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अभी तक हम लोगों ने देखा ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे होगा। अभी मान लीजिए हमारा कोई सीक्वेंस है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10। हम एकदम सिंपल सा एक सीक्वेंस ले रहे हैं जिसको देख करके आप समझ जाएंगे कि यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है। ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है जिसे हम लोगों ने कहा A1 फर्स्ट पोजीशन।
इसे हम लोगों ने कहा A2, इसे हम लोगों ने कहा A3, इसे हम लोगों ने कहा A4, इसे हम लोगों ने कहा A5। ये सफिक्स में है, याद रखिएगा। A1 इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A1। गॉट इट? तो ये सफिक्स में है। अब टर्म्स के लिए ये टर्म्स हैं, ये हमारे टर्म्स के नेमिंग हैं। हम लोग नेमिंग या तो आइदर ऐसे करते हैं या T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह से नेमिंग करते हैं, एंड सो ऑन। लास्ट में जाएंगे तो AN, यहाँ पे जो लास्ट के जो टर्म होंगे उसे हम लोग नेमिंग करेंगे AN और TN। अब गौर करेंगे कि अगर एक सीक्वेंस दिया है हमारे पास और बोला है कि इस सीक्वेंस का यहाँ पर 100 पोजीशन पे क्या टर्म होगा, A100 फाइंड कीजिए कि क्या होगा। A100 नहीं बोल करके A1000 कह दे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इसको इस वे में लिखते चले जाएं? तो काफ़ी टाइम लगेगा। लिख तो सकेंगे लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं जो हमारे टर्म्स को बताएगा और हम उस टर्म तक ईजिली तुरंत पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म ये हमारा दिया हुआ रहता है। सपोज़ कीजिए हमने फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया A से, गॉट इट? हमने फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया A से, तो हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा? इस A में एक कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे और ये वाला टर्म हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस जो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इस केस में 2 ऐड है तो हमें 4 मिला, 4 से फिर 2 ऐड है तो 6 मिला। तो वो कॉमन डिफरेंस को अगर हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? A प्लस D। थर्ड टर्म क्या मिलेगा हमारा? अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा? A प्लस D है ये, इसमें फिर हम ऐड करेंगे D तो हमारा थर्ड टर्म मिलेगा। मीन्स सेकेंड टर्म में D ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म मिलेगा। तो A प्लस D मीन्स A प्लस 2D। फोर्थ टर्म अगर लेना चाहें तो क्या होगा? A प्लस 2D प्लस D मीन्स A प्लस 3D। तो ये तो हमारा फॉर्म है, लेकिन आप गौर करेंगे कि सेकेंड टर्म जब था तो D 1 पीस था और फर्स्ट टर्म था तो D है ही नहीं है। सेकेंड टर्म हुआ तो D 1 है, थर्ड टर्म हुआ तो D 2 है, एक कम है, ऑलवेज एक कम है। फोर्थ टर्म है तो D 3 है, मीन्स ऑलवेज एक कम हो रहा है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख दें कि जब सेकेंड टर्म था तो A प्लस 2 माइनस 1, एक D कम हो गया, 2 माइनस 1D मीन्स 1D। जब 3 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, एक कम हो गया। फोर्थ टर्म है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। देखिए ऑलवेज एक D कम होता है। अगर हम आपसे कहें कि इसी वे में चला गया और 20th टर्म क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? A प्लस हाउ मच, एक कम करके 19D, डैट इज A प्लस, देखिए कितना आएगा 20 माइनस 1। इसी तरह से अगर हम बोले 50th टर्म क्या होगा तो A प्लस 50 माइनस 1D डैट इज़ 49D, ऑलवेज एक D कम होगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा टर्म का वैल्यू मिल रहा है ऑलवेज। देखिए A क्या है? 2 है, तो A प्लस D क्या है? 4 है, दिस वन 4।
a प्लस 2d 6, ये वैल्यू दे रहा। तो अगर हम ऐसे करते चले जाएं और अपने किसी पोजीशन पे, जिसके पोजीशन को हम नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, इन एथ पोजीशन पे, वो 100 भी हो सकता है पोजीशन, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, या हम कहें 5th पोजीशन, 19th पोजीशन, 20th पोजीशन, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में एन हमारा कुछ भी हो सकता है, हम कहीं पर भी स्टॉप करके कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो एन टर्म के केस में एनथ टर्म जो होगा हमारा, वो एनथ टर्म क्या होगा? तो सिंपल सा है, इसी में आप पुट करके देख लीजिए क्या होगा। ए प्लस n-1, n है nth टर्म, n-1d, a प्लस n-1d, ये जो हमें मिला, ये मिला जनरल टर्म ऑफ एन एपी। थोड़ा सा देख लें, दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो है, ये हमारे जनरल टर्म ऑफ एन एपी है। ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी से क्या मतलब है, इससे मतलब क्या है? तो आप देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ। ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म, देखिए आप, फर्स्ट टर्म ए है, और डी क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस जो उसमें ऐड हो रहा है। तो अगर ये दो चीज़ हमें मालूम है, और नंबर एन जो है ये किस पोजीशन पे बात कर रहा है, एन क्या है? पोजीशन, 100 पोजीशन पे बात कर रहा है, 1000 पोजीशन पे बात कर रहा है, या जिस पोजीशन पे बात कर रहा है, 2000 पोजीशन पे बोल रहा है कि 2000 पोजीशन पे वैल्यू क्या होगा। तो ये जो 2000 है, 1000 है, यही एन है। ये एन क्या है? ये पोजीशन है। एन क्या बताता? आपके टर्म का पोजीशन कितने नंबर पे, उस टर्म के पोजीशन को बताता है। और ये जो यहाँ पे इसके जो वैल्यू निकल करके आता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो एक्चुअली इसके वैल्यू है। आप ऐसे देखिए, अगर हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 5, या x इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे कहें, और हम बोलते हैं कि a1 है, b2 है, तो हम 1 प्लस 2 अगर लिखेंगे तो ये आया 3। तो ये 3 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, x की ये वैल्यू है। nth टर्म जब इसे हम सॉल्व करते हैं, n पोजीशन है, d कॉमन डिफरेंस है, a फर्स्ट टर्म है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये nth टर्म देता है। मीन्स nth टर्म क्या है? उस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ये जो वैल्यू है यहाँ पर 1000, 2000, जो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, ये उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स nth टर्म जो है, ये जो हमारा आएगा, वो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, nth टर्म। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन को। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। जनरल टर्म क्लियर हो गया। जनरल टर्म देखिए, आप इसके कंसेप्ट को अगर पकड़ लेते हैं तो इस चैप्टर में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और कुछ नहीं है, बस सिर्फ जो है इसके ए, डी और एन को समझना है, और nth टर्म को समझना है। अगर आप वो समझ जाते हैं, आप उसके कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं, तो आप किसी भी टफ क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, बोला फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी, एपी फॉर्म करने बोला, वेयर नंबर 1 a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3। सपोज कीजिए नंबर 2, a 2 ही है, लेकिन d अभी नेगेटिव हो गया, -3। तीसरा, a 2 ही है, लेकिन d हो गया 0। चौथा, a2 ही है, हमने कांस्टेंट रखा ताकि आपको समझ में आए, इसके आप कंसेप्ट को समझ सकें कि एक्चुअल में ये होता क्या है, क्या हो रहा है। d अगर √3 हो जाए, तो इन चारों केस में आप इससे एक सीक्वेंस बनाएं, AP बनाएं।
तो ये तो सिंपल है, हमें ए पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। 3 ऐड करेंगे तो 2 + 3 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 8, इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। इस वे में हम अपने सीक्वेंस को बना सकते हैं, अपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बना सकते हैं। अगर ये है तो फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस -3 है, तो इसमें हमें -3 करना है, तो 2 - 3 इज़ -1, 3 से 2 को माइनस करेंगे 1, माइनस लगाएंगे, -1 - 3 इज़ -4, -4 - 3 इज़ -7, -7 - 3 इज़ -10 एंड सो ऑन। हम अपने एपी का फॉर्मेशन कर लेंगे इससे। तो एपी सीक्वेंस ये सीक्वेंस जो है ये हमारा एपी फॉर्म करते जा रहा है। गौर करेंगे, A2 है, मान लीजिए एक अदर है और इसमें हमने D ऐड किया 0, तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा, फिर 0 ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, ये सीक्वेंस हमारा चलते जाएगा। मीन्स ये हमें ऐसे मिलेगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। इस केस में आइए, फर्स्ट टर्म 2 है, इसमें कहा √3, देखिए D कितना है √3, तो मीन्स √3 ऐड करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 2 + √3, ये तो ऐड होगा नहीं, तो ऐसे ही लिखा है एज इट इज़। अब इसमें अगर √3 ऐड करते हैं तो 2 + √3 + √3 2√3, तो 2 + 2√3। इसमें √3 ऐड करते हैं तो 2 + देखिए 2√3 + √3 दैट इज़ 3√3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, चलता जाएगा। तो ये हमें एपी सीक्वेंस मिलते जा रहा। गौर करेंगे, जब भी D हम ऐड करते हैं तो हमारा एपी का सीक्वेंस हमें मिलते जाता है, यही है इसमें। तो एपी का सीक्वेंस का क्या खासियत है, अगर कोई सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है तो हमारा सीक्वेंस एपी में है, यही खासियत है। अगर कह दें कि डी जो है थ्रू आउट सेम है तो सीक्वेंस इज इन एपी। तो अगर हमें चेक करने बोले कि चलिए ये तो हो गया एपी का फॉर्मेशन, अब हम लोग एक चेकिंग पे भी देख लें कि सो डैट द सीक्वेंस इज इन एपी। एक क्वेश्चन लेते हैं, सो डैट द सीक्वेंस इज इन एपी। एपी में सीक्वेंस है हमारा अरिथमेटिक में। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, चलिए 2 5 8 11 14 17। दूसरा 5 9 13 17 21 so on। तीसरा √2 2√2 3√2 4√2 5√2 एंड सो ऑन। चौथा 2 2√2 3√2 4√2 5√2 एंड सो ऑन। तो जब भी ऐसे बोले कि सो डैट द सीक्वेंस इज इन एपी, तो ऐसे क्वेश्चन में शो करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होता है, तो हमें दिखाना होता है कि इनके कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर हम कॉमन डिफरेंस सेम को दिखा देंगे तो जो सीक्वेंस है वो हमारा एपी में हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है
एपी में दिखाने के लिए कॉमन डिफरेंस को सेम दिखाना होता है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस एपी में होता है। ये बात को आप नोट करेंगे। तो अब पहला सीक्वेंस में आप देखेंगे कि ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6। तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, डी कैसे निकलता है, T2 माइनस T1, इसी वे में डी निकलता है। तो T2 माइनस T1 कितना है, देखिए 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3। T3 माइनस T2 कितना है, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 दैट इज 3। T4 माइनस T3 कितना है, T4 11, 11 माइनस 8 दैट इज 3। देखिए थ्रू आउट द सीक्वेंस ऐसे सेम चल रहा है। तो अगर हमें ऐसे मिल जाते हैं या ऐसे नहीं भी मिलता है, ABC करके दे देता है सपोज कीजिए, और कह देता है कि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दिस सीक्वेंस इज इन एपी। हम ये कह सकते हैं कि ये एपी में, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस इज इन एपी। सेकंड वाले केस में देखिए T2 डी क्या है, T2 माइनस T1, 9 माइनस 5, 4। T3 माइनस T2 क्या है, 13 माइनस 9 दैट इज 4। T4 माइनस T3 क्या है, 17 माइनस 13 दैट इज 4। मीन्स थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम जा रहा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस D इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस, हेंस द सीक्वेंस इज इन AP। ये वाले में देखिए D क्या है, T2 माइनस T1, 2√2 माइनस √2, 2√2 से 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, 3√2 माइनस 2√2 दैट इज 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। तो देखिए सेम आ रहा, √2 सेम आ रहा, D इज कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, D जो है T2 माइनस T1 कितना है, 2√2 माइनस 2। ये 2√2 है, ये 2 है, ये माइनस होगा ही नहीं। अगर √2 को हम मान लें x है तो 2x माइनस 2 होता ही नहीं है, 2√2 से 2 माइनस होगा नहीं। हाँ, हम कॉमन निकाल सकते हैं, √2 माइनस 1। T3 माइनस T2 देखिए, T3 माइनस T2, 3√2 माइनस 2√2, 3√2 माइनस 2√2, 3√2 से 2√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। T4 माइनस T3 देखिए, 1 2 3 4, 4√2 माइनस 3√2, 4√2 से 3√2 माइनस होगा तो √2 बचेगा, 1√2 बचेगा। तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ इसके साथ नहीं है सेम, इसके साथ सेम नहीं है। हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ये सीक्वेंस हमारा AP में नहीं है। गॉट इट। तो इस AP के लिए क्या मेन कंसेप्ट है, AP के लिए जो मेन कंसेप्ट ये है कि हमारा D थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है। और अगर ये है तो द सीक्वेंस इज इन AP, और अगर ये नहीं है तो सीक्वेंस इज नॉट इन AP। अगर ऐसा शो करने बोलेगा तो हम लोग वैसे ही शो करेंगे। बोर्ड में इससे 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो वो आपका जो आप इजीली उसे उठा सकते हैं नंबर को। अब देखिए हम लोग जनरल टर्म देख लें, तो अब हम लोग कुछ सम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP।
some properties of general term of an AP, of the general term of an AP। AP के जो टर्म है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे नंबर 1, हम लोगों ने देखा कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस वो सेम है, दैट इज़ डी जो है थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहता है। ये प्रॉपर्टीज़ है उसका। अगर आप ऐसा देखेंगे तो दैट सीक्वेंस इज इन AP। दूसरा, इसके nth टर्म जो है, इस nth टर्म को हम लोगों ने फाइंड आउट किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरा, मिड टर्म प्रॉपर्टी। इसका मिड टर्म प्रॉपर्टी क्या है? मिड टर्म प्रॉपर्टी मिड टर्म प्रॉपर्टी कहता है कि कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स, किसी भी AP के लगातार 3 टर्म्स को आप ले लें। जब भी आप 3 टर्म्स को लेंगे तो जो उसका जो बीच वाला जो वैल्यू है वो ऑलवेज एवरेज रहता है। उसके पहले और बाद वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 2 है, यहाँ डैश है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा? तो यहाँ पर जो होगा वैल्यू वो इसके और इसके एवरेज का वैल्यू होगा। ये और भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ 8 गया है, 10 गया है, ऐसे, लेकिन बीच में हमें मालूम करना है। तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये 3 टर्म्स मेरे कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो बीच वाला जो वैल्यू है, अगर हम इसे सपोज करें b बोलते हैं, तो बीच वाला जो वैल्यू है वो क्या निकलता है? बीच वाला वैल्यू 2 + 6/2 एवरेज वैल्यू होता है। मीन्स 2 + 6/2 मीन्स 8/2, दैट इज़ 4। मीन्स यहाँ पर जो होगा हमारा वो 4 होगा। अब अगर मान लीजिए कि ऐसे नहीं दे करके दिया है A, B और C, 3 टर्म्स है, A B C बोला है, तो हम लोग जानते हैं 3 टर्म्स में कि B से A को माइनस करेंगे तो जो D निकलेगा वो C से B को माइनस करेंगे, वो D और ये D दोनों इक्वल होगा। मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हम क्या जानते हैं कि B से अगर A को माइनस करेंगे वो इक्वल होगा C से अगर B को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो B को इधर ले आते हैं, हमें B मिडिल टर्म चाहिए, तो B + B और C + A हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2B इज इक्वल टू C + A, दैट इज B इज इक्वल टू C + A/2। सेम चीज़, बस लिखने का अंदाज अलग है, सेम वैल्यू सेम चीज़, बस यहाँ पे हम लोगों ने उसको D के रेस्पेक्ट में लिखा है और यहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाला है। गॉट इट? अगर वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट में वेरिएबल्स में बात किया है, तो हम लोग इस वे में जा करके उसके मिडिल टर्म को निकालेंगे, उसके टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे और डिफाइंड करेंगे। 3 हो गया। 4 देख लीजिए यहीं पर, रिवर्सल ऑफ एन AP। रिवर्सल ऑफ एन AP, रिवर्सल ऑफ एन AP क्या है? देखिए, सपोज कीजिए 2, 4, 6, 8, 10 हमारा कोई AP है, जहाँ पर A क्या है? 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? D क्या है? तो 4 - 2 दैट इज 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? थ्रू आउट द सीक्वेंस 2 है। यह है रिवर्सल ऑफ एन AP। अगर हम इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, दैट इज 10, 8, 6, 4, 2, इस वे में लिख दें, AP हमारा वही रहेगा। जब भी हम किसी AP को रिवर्स करते हैं तो हमारा AP का जो टर्म्स है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम वही रहता है, टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस वो खाली पीछे से लिखा जाते हैं, लास्ट से फर्स्ट। तो इस केस में हमारा A क्या है? 10 और D क्या है? 8 - 10
डेट इज़ -2। तो डी पे गौर करेंगे, यहाँ -2 और डी यहाँ पर +2। तो जब भी हम ए पी को रिवर्सल ऑर्डर में लिख देते हैं हमारा डी नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है समझिएगा बढ़िया से बात को, कि जो हमारा ए पी है अगर हम उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ए पी का जो टर्म्स है वो थ्रू आउट सेम ही रहता है, लेकिन डी नेगेटिव हो जाता है। ये पॉइंट को याद रखेंगे आप। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। रिवर्सल ऑफ एन ए पी हो गया। फिफ्थ, इफ pth term is q and qth term is, if pth term is p and its qth term if pth term is p and qth term is, pth term is q and qth term is p, then its nth term is p plus q minus n होगा। क्या होगा? अगर कहता है कि pth टर्म q है और qth टर्म p है तो उसका nth टर्म जो होगा वो p प्लस q माइनस n होगा। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे अगर सपोज कीजिए फोर्थ टर्म मेरा 6 है, तो सिक्स्थ टर्म जो यहाँ है ये pth टर्म है तो ये q है, तो qth टर्म मीन्स सिक्स्थ टर्म इज p मीन्स 4, ऐसा है। तो इसका nth टर्म में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 10th टर्म लिख सकते हैं, 20th टर्म लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें। तो इसका 10th टर्म क्या होगा? तो p प्लस q मीन्स 6 प्लस 4 माइनस 10, डैट इज 10 माइनस 10 0। 20th टर्म बोलेगा, 20th टर्म क्या होगा? तो 6 प्लस 4 माइनस 20 ये होगा, 10 माइनस 20 डैट इज माइनस 10। समझ में आया? इसे याद रखना है, ये एक प्रॉपर्टीज़ है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे रहते हैं। डायरेक्ट आप ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड आप उसके वैल्यू को लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके ए को निकालना होगा, डी को निकालना होगा, उसके बाद उसके वैल्यूज़ तक पहुंचेंगे आप। तो ये आपके टाइम को बचाएगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ m टाइम्स द mth टर्म, जो है टर्म का नंबर उसी का m टाइम्स, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। क्या कहा है? इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन ए पी मान लीजिएगा, सारा इक्वल है। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन ए पी is equal to n times the nth term, then m plus nth term जो होगा, then इसका m प्लस जो nth टर्म मीन्स ऐड होकर के जो आएगा वो क्या होगा? इज 0। क्या होगा? वो 0 होगा।
अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए अगर हम 4 इंटू 4 टाइम्स कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म ऐसा दिया है इज इक्वल टू 6 टाइम्स सिक्स्थ टर्म, दोनों इक्वल है। तो इस केस में m प्लस n डैट इज 4 प्लस 6, m प्लस n 4 प्लस 6 डैट इज 10th टर्म। इसका जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसका आंसर क्या होगा, 0। 4 प्लस 6 0। अब इसके अगर आप एग्जाम्पल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो ये एग्जाम्पल ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको देखिए। अगर एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मान लीजिए हमारा टर्म है 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। हमने क्या लिखा, 4 टाइम्स फोर्थ टर्म, 4 टाइम्स फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है 4, ये इक्वल है। हालांकि ये इस वे में नहीं निकलेगा, देखिए 6 इंटू सिक्स टर्म, 6 इंटू सिक्स टर्म 1 2 3 4 5 6 डेट इज 2। ये अगर ऐसा दिया है, ये अगर ऐसा दिया है तो इसका 4 प्लस 6 डेट इज 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं इस वे में नहीं निकलेगा, दूसरा इक्वेशन लेना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, टर्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका जो है ये टर्म्स जो दिए रहते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें अगर हम थोड़ा सा, आप थोड़ा सा रुकेंगे तो रुकिए, देखते हैं, कुछ निकाल लेते हैं अगर, तो आपके लिए एक आसान हो जाएगा। 7 6 4 3 2 1 4 टाइम्स 7 6 5 4 3 2 1। अगर हम लोग इसको 10 से लिखते हैं 0। देखिए इस इक्वेशन में, वो इक्वेशन तो हमारा जो जिस वे में वैलिड रहेगा उस वे में है। अगर हम 7 6 5 4 3 2 1 वाले को ही लेते हैं तो एक्चुअली हम लोगों ने 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 डिक्रीज़ करते जा रहा है। अगर इस टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म मेरा जो 6 है और ये 2 है, ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन बन रहा है, तो क्वेश्चन इसी वे में रहेगा कि वैसा सीक्वेंस ही खोजा जाता है कि जिसमें कंडीशन बनते हैं। तो हम यहाँ पर सेकेंड टर्म को ले सकते हैं, मीन्स 2 इंटू सेकेंड टर्म इज 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 इंटू सिक्स्थ टर्म इज 2। अब देखिए ये मेरा कंडीशन यहाँ वैलिड है, तो जब भी कंडीशन वैलिड हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, 6 + 2 डेट इज़ 8th टर्म। 8th टर्म क्या आना चाहिए, 0। m प्लस nth टर्म 0। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हमारा 0 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस के कंडीशन पर है कि कौन सा टर्म किसके साथ हो रहा है, तो वैसा सीक्वेंस का जो वो ऐड करने के बाद वो 0 आता है। ओके, आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है, बाकी कंडीशन जो है वो क्वेश्चन जो सेट करते हैं, क्वेश्चन सेटर ही जानते हैं कि कौन सा उन्होंने सीक्वेंस लिया है और उस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 0 है।
चलिए अब हम लोग 7th नंबर में देखते हैं कि इफ m टाइम्स द if m times if mth term of an AP is 1 by n, हम लोगों ने यहाँ पे n लिखा है, एंड तो जिस टर्म को लिखा है उसी के टर्म nth टर्म if mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, m है n तो n का m हो जाए, अपोजिट हो जाए, देखिए तो उस केस में क्या होगा, देन m इंटू nth टर्म, देन m इंटू nth टर्म जो होगा इज 1, ऐसे केस में 1 होता है। क्वेश्चन से समझिए, इसमें एक देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं, इसमें 1 by 8, 2 by 8, 3 by 8, 4 by 8, 5 by 8, 6 by 8, 7 by 8, 8 by 8, 9 by 8, 10 by 8। अगर ऐसा सीक्वेंस चलता जा रहा हमारा, तो जब भी सीक्वेंस हमें मिलेगा, हमें तो इसमें सीक्वेंस मिलेगा नहीं, लेकिन कंडीशन जो बनता है देखिए, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, मीन्स हमारा सीक्वेंस इस वे में रहेगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो सीक्वेंस 1 by 8, 1 by 4, 3 by 8, 1 by 2, 5 by 8, 3 by 4 इस वे में है। तो क्वेश्चन जो बोलता है कि mth टर्म ऑफ एन AP, mth टर्म, हम अगर सेकेंड टर्म देखें, यहाँ पे सेकेंड टर्म ये 4, T2 लेते हैं सेकेंड टर्म को, mth टर्म मीन्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, इज इक्वल टू 1/4 है, AP इज 1 by n, एंड nth टर्म, और अगर फोर्थ टर्म देखते हैं जो यहाँ पर आया है वही टर्म, इज इक्वल टू, फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4, 1/1/2, तो nth टर्म जो है 1 by m, जो m लिए हैं 2, वही देखिए m 2 है सेकेंड टर्म, तो वो आ गया यहाँ पे 1 by m के जैसा। तो जब भी ऐसा कंडीशन बन जाता है, सीक्वेंस हमारा जो भी होगा, तो 2 into 4 दैट इज 8th टर्म, 2 into 4 दैट इज 8th टर्म, 8th टर्म क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म का वैल्यू क्या है, 1। तो हमें ये सीक्वेंस नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको ये सीक्वेंस नहीं दिया रहेगा, ये क्वेश्चन सेटर ही जानते हैं कि उन्होंने किस सीक्वेंस को लिया है और किस सीक्वेंस से इस इक्वेशन को डेवलप किया है, इस टर्म को डेवलप किया है, सेकेंड टर्म से डेवलप किया है कि फोर्थ टर्म से कि 8th टर्म से डेवलप किया है, और कौन सा टर्म उसका कॉरस्पॉन्डिंग चल रहा है। तो ऐसे टर्म का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा ऑलवेज 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब जो है हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट से देखा था, फाइंड द nth टर्म, अगर कह दें फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड, लास्ट से कह दे तो कैसे निकालेंगे। देखिए
जनरल टर्म जो है nth टर्म हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। मान लीजिए सीक्वेंस है हमारा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सपोज कीजिए। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस a कितना है, a है 2 और d क्या है 2, 4 माइनस 2 2। अब कहता है अगर ये सीक्वेंस को लास्ट से चलने बोलता है, लास्ट से चलने बोलता है, लेकिन हम लोग फार्मूला शुरू से ही जानते हैं, स्टार्टिंग से जानते हैं। तो ऐसा करें कि इसको हम लोग लास्ट से फर्स्ट में कर लें, मीन्स 10 8 6 4 2, इस वे में लिख लें। तो यहाँ पे हमारा a क्या हो जाएगा 10, जो लास्ट टर्म था वही फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और यहाँ पर d क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो 8 माइनस 10 दैट इज़ माइनस 2, रिवर्स होके आया है तो d क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो लास्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म बन गया। तो इस केस में हमारा जो टर्म है वो ये जो nth टर्म आता है वो इस टर्म का है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू l तक। लास्ट टर्म के पहले वाला वैल्यू क्या होगा, l माइनस डी, उससे d माइनस करेंगे तो उसके पहले वैल्यू निकलेगा, इसके पहले l माइनस 2d, l माइनस 2d, ये वैल्यू करेंगे तो निकलेगा। तो अब हम लोग इसके लिए, ऐसे टर्म के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1d से हम लोग लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। नंबर लास्ट टर्म का जो nth टर्म है, nth टर्म का जो वैल्यू है वो निकल जाता है। अब इसको अगर हम लोग उलट के लिख दें, l माइनस डी l माइनस 2d एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाए 4, 2 तक, लास्ट तक। तो यहाँ पर जो हमारा l है वो a बन गया, a क्या हो गया l, और d क्या हो जाएगा, जो इस केस का d था वो d में हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने बैक से लिखा है। तो इसके लिए जब हम nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म की जो वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में ही लिखाएगा। a क्या है l प्लस n माइनस 1 सेम रहेगा, और d क्या है, d नेगेटिव हो गया, माइनस d हो गया। तो इसमें l, ये माइनस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nth बनेगा लास्ट टर्म से। समझ में आया, समझ में आया, दिख रहा है। चलिए अब हम लोग कुछ अपने टर्म्स को लेट करने के लिए सीख जाए। टर्म्स को लेट कैसे करते हैं, जैसे बोलता है कि 2 डिजिट नंबर या 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में कहता था, तो हम लोग 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को कैसे लेट करते हैं, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर अगर नेचुरल नंबर कहता है तो x प्लस 1, थर्ड नेचुरल नंबर कहता है कंसेक्यूटिव में तो x प्लस 2, इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी में हमारे टर्म्स को, एपी में टर्म्स को लेट करने के लिए कह दें तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग लेट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को लेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है हमारा लेट हो जाएगा ए से, लेट फर्स्ट टर्म ए। सेकेंड टर्म अगर लेट करना है तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। अगर 2 टर्म बोलेगा तो ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ये 2 टर्म हो गया। लेकिन थर्ड टर्म 3 टर्म्स बोलेगा लेट करने तो 2 टर्म्स बोलेगा, इसमें 2 टर्म्स, 1 टर्म एंड 2 टर्म्स, 2 टर्म्स बोलेगा तो ए प्लस डी और एक हो जाएगा ए।
लेकिन 3 टर्म्स बोलेगा तो कैसे लेट करेंगे, तो ए प्लस डी और इसके पहले ए माइनस डी एक लेट करेंगे। इस वे में हम लोग इसको लेट करेंगे 3 टर्म्स को। 4 टर्म्स बोलेगा लेट करने के लिए तो कैसे लेट करेंगे, तो 4 टर्म्स के लिए ए माइनस 3d ऐसे लिखेंगे, कॉमा ए माइनस डी, इसको याद रखना है, ए प्लस डी और ए प्लस 3d ऐसे लेट किया जाता है। 4 टर्म्स ए पी के ऐसे लेट किया जाता है। 5 टर्म्स कैसे लेट किया जाता है, इसको आपको याद रखना है, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस वे में आपको इसे याद रखना। ये हो गया हमारा टर्म्स का लेटिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग कुछ इसमें देखेंगे कंसेप्ट, क्वेश्चंस बनाने के कंसेप्ट को देखेंगे और टर्म्स को समझेंगे कि वो टर्म्स कहते क्या है और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और नोट कर लेंगे सभी चीज़ को।